हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग के एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 1 हमें दे रखा है एडजॉइनिंग द पाई चार्ट गिव्स द एक्सपेंडिचर। हमें जो ये पाई चार्ट दे रखा है इसमें अलग अलग चीज़ों के हमें खर्चे दे रखे हैं, एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, वेरियस आइटम एंड सेविंग है फैमिली ड्यूरिंग अ मंथ। ठीक है, खर्चे भी दे रखे हैं, साथ में उसकी फैमिली की सेविंग भी हमें इस क्वेश्चन में दे रखी है। तो यहाँ पर हमारे जो खर्चे हैं, देखो एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, इस पर 15% खर्च किया जाता है टोटल इनकम का। फूड पे 25%, क्लॉथ पे 10%, सेविंग की जाती है 15%, अदर पे 20%, ट्रांसपोर्ट पे 5% एंड हाउस रेंट पे 10% किया जाता है। फिर हमारे जो पार्ट है 1 बाय 1 करके इनको सॉल्व करते हैं हम। बोला गया ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा हम खर्चा किस चीज़ पे कर रहे हैं। देखो 5, 20, 15, 10, 25, 15, 10, तो सबसे ज़्यादा किस पे खर्च हो रहा है, हमारा फूड पे खर्च हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम इस फर्स्ट पार्ट के आंसर में एक्सपेंडिचर इज़ मैक्सिमम ऑन फूड, यानी फूड पे सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है। कितना खर्च हो रहा है, टोटल इनकम का 25% खर्च हो रहा है। सेकंड पार्ट, एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली, कौन सा ऐसा खर्चा है जो सेविंग की इक्वल है। देखो सेविंग कितने 15% है, बाकी 15% और कौन है, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, यानी यही दोनों जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, सेविंग एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। तो यहाँ लिखूँगा मैं एक्सपेंडिचर जो कि हमारा है एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इक्वल है सेविंग के, और दोनों कितने हैं 15% है, कि दोनों हमारे इक्वल हैं। फिर हमारा तीसरा पार्ट यहाँ बोला गया है क्या, इफ़ ए मंथली सेविंग ऑफ फैमिली 3000, अगर हमारी जो सेविंग है वो कितनी हो, 3000 रुपये हो। आगे बोला गया व्हाट इज़ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ, तो बताओ क्लोथ पे खर्चा कितना होगा। हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं बोला गया कि हमारी टोटल इनकम इतनी है। मैं मान लेता हूँ लेट टोटल इनकम, ठीक है, इसे मान लेता हूँ मैं x। अब जो हमें सेविंग दे रखी है परसेंटेज में दे रखी है 15% ऑफ x। अगर हम टोटल इनकम का 15% निकालते हैं तो वो हमारी सेविंग के इक्वल निकल के आता है, क्योंकि ये भी कितनी है, ये परसेंटेज में है, ये रियल में है। तो पहले में टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी, परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आएगा, इंटू में x इज इक्वल टू 3000। x को तो रहने दो यहीं पे, ठीक, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। देखो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, पीछे 2 0 2 0 लगा दो, 200 है, पीछे 2 0 2 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 आ जाएगी। तो यानी कि कुल मिला के हमारी जो इनकम होगी वो 20,000 रुपये है। हमें पूछा गया है एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ, तो यहाँ निकालता हूँ मैं एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ कितना होगा। क्लोथ का खर्चा हमारा 10% है, परसेंटेज हटेगा नीचे 100, टोटल इनकम कितनी हमारी 20,000 है। 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आया 200, पीछे 1 0 है तो 1 0 लगा दो। तो कुल मिला के कपड़े पे जो खर्च होगा हमारा वो कितना अमाउंट होगा, 2000 पीस होगा। इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला गया है ऑन पर्टिकुलर डे द सेल्स इन रुपीज़ ऑफ अ डिफरेंट आइटम बेकर शॉप आर गिवन, यानी कि बेकर की शॉप है जिसने अलग अलग आइटम बेची है, जिनका उसने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बता रखा है। ऑर्डिनरी ब्रेड जो नॉर्मल ब्रेड होती है उसने 320 बेची है, फ्रूट ब्रेड 80, केक एंड पेस्ट्रीज 160, बिस्किट 120 एंड अदर बेचे हैं 40। इन सभी को टोटल किया जाए तो उसने कुल मिला के 720 आइटम यहाँ पे बेचे हैं। बोला गया ड्रो अ पाई चार्ट फॉर दिस डाटा, इस डाटा के लिए हमें क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए मैं इस टेबल को दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, क्योंकि मुझे ज़रूरत है इसके सेंट्रल एंगल की। जब तक हमारे पास सेंट्रल एंगल नहीं होंगे हम पाई चार्ट नहीं बना पाएंगे। स्टूडेंट, ये हमारा जो आइटम नहीं है ये हमारे रुपीज़ है, सेल्स दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, मैंने गलती से आइटम समझ लिया, ये हमारी सेल्स दे रखे हैं। तो मैंने यहाँ टेबल ड्रॉ कर लिया है, आइटम यहाँ शो किए हैं, सेल्स यहाँ शो किए। अब हमें निकालना है सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल निकालने का तरीका क्या होता है, देखो कंप्लीट सर्कल जो होता है वो होता है 360 डिग्री का होता है। क्लियर, हमें इनको एंगल में कन्वर्ट करने का तरीका 320, टोटल इनका सम कितना है 720, तो अपॉन में रखेंगे 720, 80 अपॉन में 720, 160 अपॉन में 720, 120 अपॉन में 720, 40 अपॉन में 720, मल्टीप्लाई करेंगे 360 के साथ, क्योंकि एंगल हमारा जो होता है सेंट्रल एंगल वो 360 डिग्री के इक्वल ही होता है। 360 इंटू में 360, अब जो कट रही है उसे काटेंगे। देखो 36 बन जाए 36, 36 2 जा 720,
यहाँ बचा 320 अपॉन में 2, सभी के अंदर इसी तरीके से कटेगा, नीचे 2 आएगा तो 80 अपॉन में 2, 36 2 ज़ा 72, 160 डिवाइड बाई 2, 36 2 ज़ा 720, 120 में डिवाइड देंगे 2 का, 36 बन जाए 36, 36 2 ज़ा 72, 40 अपॉन में 2 आ जाएगा, सबके अंदर हम 2 का डिवाइड दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 160 डिग्री का एंगल, 2 का डिवाइड दिया 40 डिग्री, 2 का डिवाइड दिया 80 डिग्री, 2 का डिवाइड दिया 60 डिग्री, 2 का डिवाइड दिया 20 डिग्री। तो ये हमारे सभी के सेंट्रल एंगल आ गए, इन सभी को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 360 डिग्री का एंगल। क्लियर। एंगल आने के बाद अब इनको ड्रॉ करेंगे पाई चार्ट के अंदर, तो उसके लिए पहले मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट इसके लिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब इसको सेंट्रल एंगल बनाने का तरीका, पहला एंगल हमारा 160 डिग्री का है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से एक सेंटर से रेडियस ड्रॉ कर लेता हूँ, कर ली। ड्रॉ करने के बाद इस पर बनाना 160 डिग्री का एंगल, डी को यहाँ पे रखना है, इस टी पॉइंट को इस तरीके से रखना है ताकि इसको ओवरलैप करे। अब देखो 160 डिग्री यहाँ पर भी होता है हमारा, 160 डिग्री यहाँ पर भी होता है। बहुत सारे जनों को यही कन्फ्यूज़न होता है। कन्फ्यूज़न से बचने का तरीका, जो हमने लाइन ड्रॉ की वो इसके नीचे है ना, तो यहाँ हमारा 0 होगा। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160, ये हमारा 160 डिग्री का एंगल यहाँ निकल के आएगा। मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। इस तरीके से आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगी कि कौन सा 160 डिग्री का हमें एंगल लेना है। आपको नॉर्मली काउंटिंग के हिसाब से चलना है, काउंटिंग 0 से शुरू होती है। ये हमारा आ गया एंगल 160 डिग्री का। क्लियर, ये हो गया। और ये होगा किसका, ऑर्डिनरी पीरियड का। इसके बाद हमारा है 40 डिग्री का एंगल। तो मैं इसको यहाँ नोटबुक को टर्न कर लेता हूँ। मैं 40 डिग्री का बनाना ना, तो जो लाइन हमारी आई है इस लाइन पे हमें डी को रखना है और 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो मैंने इसको यहाँ रख लिया। बस इतना ध्यान रखना, ये 0 है आपका जिस तरफ लाइन होगी। 0 10 20 30 40, ये आ गया हमारा 40 का। अब मैंने इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, ये लो जी, ये हमारा आ गया 40 डिग्री का एंगल। क्लियर। इसके बाद में हमारा निकल के आ रहा है 80 डिग्री का एंगल। तो जो लाइन आई है इसी लाइन के ऊपर हम अब 80 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ रखा, 80 डिग्री कैसे बनेगा, ये लाइन 0 है। 0 10 20 30 40 50 60 70 80, ये आ गया हमारा 80 डिग्री का। इसके साथ मैंने ज्वाइन कर दिया लाइन को, ये हो गया 80 डिग्री। अब अगला एंगल हमारे यहाँ पे दे रखा था 60 डिग्री का एंगल दे रखा है। तो जो लाइन आई इसी पे 60 डिग्री का एंगल बना देंगे। ये जो लाइन आई ना, इसी पे किसका बनाएंगे, 60 डिग्री का एंगल। 60 डिग्री ये रहा, मैंने ज्वाइन कर दिया। ये लो जी, ये हो गया 60 डिग्री का एंगल। चाहो तो आप इसको नॉर्मल कर लो, ये 80 डिग्री हो गया, ठीक है। 60 डिग्री के बाद आखिरी वाला जो एंगल होगा उसे बनाने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली बन जाता हमारा 20 डिग्री का एंगल बन गया। अब जो ये डाटा दे रखा है इस डाटा को मैं इसके अंदर मेंशन कर देता हूँ। तो स्टूडेंट मैंने सभी डाटा को यहाँ पे अलग अलग कलर से मेंशन कर दिया। जो ऑर्डिनरी ब्रेड हमारी 160 डिग्री एंगल दिखा रही थी इसको मैंने रेड कलर से दिखा दिया। जो फ्रूट ब्रेड हमारी कितने की 40 डिग्री, ये हमारा फ्रूट ब्रेड का पार्ट हो गया। केक एंड पेस्ट्री 80 डिग्री, ये हमारा केक एंड पेस्ट्री का पार्ट हो गया। बिस्किट हमारे 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 60 डिग्री का पार्ट बिस्किट हो गया। जो अदर है 20 डिग्री, इसको मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया है, ठीक है। इसको लिख देते हैं अदर। और इसी के साथ एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 3 में दे रखा बैग हैज़ अ 4 रेड बॉल 2 येलो बॉल। एक बैग है हमारा, इस बैग के अंदर हमें दे रखा है 4 तो रेड बॉल है, ठीक है, और 2 कितनी है येलो बॉल है, 2 येलो बॉल है। द बॉल आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट अदर देन कलर, यानी जो डाली गई बॉल है इनके अंदर वो बिल्कुल सेम है सिवाय कलर को छोड़ के। कलर चेंज है, बाकी सारा कुछ सेम आइटम है। अब बॉल इज थ्रोन द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बिना देखे इस बैग में से एक बॉल निकालेगी है, निकालेगी बॉल। व्हाट इज़ अ प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ रेड बॉल, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। इज़ इट मोर देन और लेस देन गेटिंग अ येलो बॉल, ये येलो बॉल निकालने से ज़्यादा होगी या कम होगी, ये हमें भी चेक करना है। तो देखो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टोटल आउटकम क्या होंगे। अब टोटल आउटकम की जगह यहाँ क्या होगी, टोटल बॉल होगी। टोटल बॉल कितनी है, देखो 4 तो रेड हैं और 2 येलो हैं, यानी कुल मिला के कितनी बॉल हुई, 6 बॉल हुई। ये हमारा टोटल आउटकम हुआ। अब हमारा जो इवेंट नंबर 1 है उसमें बोला गया गेटिंग, प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग आ रेड बॉल, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी।
रेड बॉल। अब रेड बॉल कितनी हमारे पास 4 है, ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। इसकी बतानी प्रोबेबिलिटी, तो फॉर्मूला होता हमारा फेवरेबल आउटकम प्रोबेबिलिटी निकालने का अपॉन में टोटल आउटकम, यानी जो चीज़ हमसे पूछी गई है उसको रखेंगे ऊपर, और टोटल आउटकम कितना हमारा 6, कुल मिला कितनी बोले 6 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4/6। कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा क्योंकि हमें इसका सेकंड पार्ट जो बोला गया बोला इज़ मोर देन और लेस देन गेटिंग अ येलो बॉल, तो यानी कि येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाले तो फिर कंपेयर करेंगे रेड के साथ कि ज़्यादा है या कम है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं गेटिंग आ येलो बॉल। येलो बॉल कितनी हमारे पास है 2 है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो फॉर्मूला क्या होगा फेवरेबल आउटकम ऊपर, टोटल आउटकम कितना हमारा 6 है, ठीक है। इस तरीके से कर दिया मैंने। अब करने के बाद दोनों को कंपेयर करें कि प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर 2। अब इवेंट 1 की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है 4/6, इसकी कितनी है 2/6, तो क्लियरली मालूम लग रहा है कि जो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है वो येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी से डेफिनेटली ज़्यादा है। तो स्टूडेंट यहाँ मैंने मेंशन कर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज़ मोर देन दैट ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल। रेड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है येलो के मुकाबले में, ठीक है। आप चाहो तो इनको छोटा भी कर सकते हो इस तरीके से 2 2 4 2 3 6, या फिर इसको भी 2 1 2 2 3 6। और अगर हमें ये चेक करना होता कितनी ज़्यादा है, अगर ये चेक करना होता तो दोनों को माइनस करके चेक कर सकते हैं हम यहाँ, यानी कि 4/6 माइनस में 2/6, दोनों का बेस सेम है, 4 - 2 कितना आएगा 2/6, कैंसिल हो रही है तो कर लो 2 1 2 2 3 6 आ गया, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यानी कि दोनों में कितना नंबर ज़्यादा है तो 1/3 प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्लियर। और इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये पार्ट अगर पूछा जाए तो करना है, लेकिन सिवाय हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा है कि किसकी ज़्यादा, तो रेड की ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।